कैसे हैं आप सभी लोग और जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी की इस श्रृंखला में आज एआई एग्जाम चौपाल आप सभी के लिए झारखंड के व्यक्तित्वों की श्रृंखला से संबंधित सेशन लेकर आया है, जिसमें आज हम लोग झारखंड के दो ऐसे कद्दावर नेताओं पर हैं जिनके बिना मुझे लगता है आधुनिक भारत में आदिवासी अधिकारों की कहानी अधूरी है। जयपाल सिंह मुंडा और कार्तिक उराम के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को कवर करेंगे, जो आगामी जेपीएससी एग्जाम और झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। स्वागत है। हमने कई ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले हैं, उनकी जीवनियां पढ़ी हैं, और हमारा मिशन सिर्फ उनकी उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। सही बात है। बल्कि हम उस वैचारिक धागे को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो इन दोनों को और इनसे भी पहले भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान से जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी शुरुआत होती है बिरसा मुंडा के विद्रोह से। उलगुलान सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियारबंद बगावत नहीं थी। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, उससे बहुत ज्यादा था। बिरसा मुंडा ने खुंटकट्टीवत की बात की, जिसका सीधा मतलब है जमीन पर समुदाय का हक, स्वशासन। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये आदिवासी अस्मिता, उनके आत्मसम्मान और सबसे बढ़कर जल, जंगल, जमीन, अपनी संस्कृति, इन सब को बचाने की जंग थी। और ये वो चिंगारी थी जो आगे चलकर मशाल बनी। बिल्कुल, ये वो चिंगारी थी जिसे बुझने नहीं दिया गया। और यहीं पर जयपाल सिंह मुंडा की कहानी शुरू होती है, जो सच कहूं तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, एक आदिवासी युवक खूंटी के एक छोटे से गांव से निकलकर सीधा ऑक्सफोर्ड पहुंचता है, इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुना जाता है, और फिर 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करते हुए देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाता है। एक ही जीवन में इतना कुछ। हाँ, एक इंसान के जीवन में इतना कुछ कैसे हो सकता है? ये सफर खेल के मैदान से राजनीति के सबसे ऊंचे मंच तक, ये शुरू कैसे हुआ? यही तो जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तित्व की खासियत है। उनका जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव में हुआ था। खूंटी में? हाँ, खूंटी में। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि मिशनरियों ने उन्हें पुरोहित बनने के लिए सेंट पॉल स्कूल भेजा था। अच्छा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑक्सफोर्ड ने उन्हें सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया दिया जिससे वो समझ पाए कि ताकत और अधिकार के समीकरण असल में काम कैसे करते हैं। और मुझे लगता है कि यही वो बात है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव था, हाँ, उसने उन्हें वो भाषा और वो आत्मविश्वास दिया होगा जिससे वो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अपनी बात रख सकें। बिल्कुल नब्ज पकड़ी है आपने। ऐसी भाषा में जिसे वो लोग समझते थे। हाँ, बिल्कुल। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि देश आजाद होने की कगार पर है, लेकिन राष्ट्रीय बहस में आदिवासियों की अपनी आवाज, उनकी अपनी चिंताएं, वो कहीं है ही नहीं। उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था पूरी तरह से। उन्हें महसूस हुआ कि अगर इस ऐतिहासिक मोड़ पर अपनी बात नहीं रखी गई तो आदिवासियों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, और इसी एहसास ने, इसी बेचैनी ने उन्हें राजनीति की तरफ खींचा। और फिर आता है 1939 का वो ऐतिहासिक साल, जब वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? ये एक जबरदस्त मोड़ था। समझिए कि बिरसा मुंडा ने जो संघर्ष जंगलों और पहाड़ों में शुरू किया था, जयपाल सिंह उसे एक संगठित राजनीतिक आंदोलन का रूप दे रहे थे, उसे एक स्ट्रक्चर दे रहे थे। हाँ, एक स्ट्रक्चर। आदिवासी महासभा उनके नेतृत्व में सिर्फ एक सामाजिक संगठन नहीं रही, बल्कि एक ताकतवर राजनीतिक मंच बन गई। लेकिन उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान वो हमें 1946 में संविधान सभा में देखने को मिलता है। हाँ, संविधान सभा, जहां भारत की तकदीर लिखी जा रही थी, वहां उनकी क्या भूमिका थी? वहां वे सिर्फ एक सदस्य नहीं थे, वे पूरे आदिवासी समाज की, कह सकते हैं, एक बुलंद आवाज थी। उन्होंने वहां जो भाषण दिए वो आज भी पढ़ने लायक हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था, एक जंगली होने के नाते मुझसे संविधान की कानूनी बारीकियों को समझने की उम्मीद नहीं की जाती। वाह! इस एक वाक्य में उन्होंने उस समय के जो कुलीन वर्ग का अहंकार था, उस पर जोरदार तमाचा जड़ा था। एक तरह से व्यंग्य था ये। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से आदिवासियों ने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा है, जहां कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब बराबर होते हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों,
आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की जोरदार वकालत की। कमाल है। मतलब उन्होंने आदिवासी पहचान को शर्मिंदगी की बजाय गर्व का प्रतीक बना दिया। हाँ, और उसी पहचान को अपनी ताकत बनाकर बहस की। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक जमीन पर, इसी नींव पर उन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की। मकसद साफ था। मकसद एकदम साफ था, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य, झारखंड। और इस पार्टी ने जो करिश्मा किया वो देखने लायक था। क्या हुआ था? 1952 के पहले आम चुनाव में पार्टी ने बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया। अरे वाह। इसने दिल्ली तक ये संदेश पहुंचा दिया कि अलग झारखंड की मांग सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक हकीकत है। और वो खुद 1952 से 1970 तक, अपने निधन तक लगातार लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है 20 जून 1963 को। हाँ, वो विलय। हाँ, जब उन्होंने अपनी झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। ये कदम आज भी बहुत विवादास्पद माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जो लोग इस विलय की आलोचना करते हैं, हाँ। उनका मानना है कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने एक मजबूत क्षेत्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय पार्टी में घोलकर उसकी धार कुंद कर दी। मतलब उसकी पहचान खत्म कर दी। हाँ, उनका तर्क है कि इससे झारखंड आंदोलन कई साल पीछे चला गया और आदिवासियों की एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज कमजोर पड़ गई। और जो लोग इस फैसले का समर्थन करते हैं, उनका क्या कहना है? उनके समर्थकों का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका मानना था कि लगातार विपक्ष में रहकर मांगे उठाने से ज्यादा असरदार है कि सत्ता में रहकर व्यवस्था का हिस्सा बनकर नीतियों को प्रभावित किया जाए। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाना। हाँ, उन्हें लगा कि कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होकर वे झारखंड के विकास और आदिवासियों के अधिकारों के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। शायद उन्हें ये एक व्यावहारिक कदम लगा। और इसके बाद वे बिहार सरकार में लगभग 2 महीने के लिए सामुदायिक विकास मंत्री बने भी। लेकिन ये फैसला सही था या गलत, इस पर बहस आज भी जारी है। तो जयपाल सिंह ने एक तरह से आदिवासी अधिकारों के लिए एक राजनीतिक और संवैधानिक ढांचा खड़ा कर दिया। हाँ, एक नींव। उन्होंने लड़ाई को संसद और विधानसभा तक पहुंचाया। लेकिन जब अधिकार कागज पर मिल जाते हैं तो उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक अलग तरह की सोच चाहिए। हाँ, एक अलग तरह की सोच और मेहनत की जरूरत होती है। शायद यही से कहानी कार्तिक उरांव की तरफ मुड़ती है। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है। आप देखिए, जहां जयपाल सिंह एक राजनीतिक दूरदर्शी थे, वहीं कार्तिक उरांव एक इंजीनियर की तरह सोचते थे। अच्छा। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 को गुमला के लिटाटोली गांव में हुआ। उनकी अकादमिक यात्रा भी कम प्रभावशाली नहीं है। उन्होंने देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग की कई डिग्रियां हासिल की। मतलब वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। बहुत ज्यादा। राजनीति में आने से पहले वे ब्रिटेन में एक बड़ी नौकरी कर रहे थे और फिर भारत लौटकर रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC में डिप्टी चीफ इंजीनियर जैसे बड़े पद पर काम किया। तो उनका नजरिया व्यवस्था के बाहर से लड़ने का नहीं था, नहीं, बल्कि व्यवस्था के अंदर घुसकर उसे ठीक करने का था। एक इंजीनियर की तरह जो ये देखता है कि मशीन में कहाँ गड़बड़ी है और उसे कैसे ठीक किया जाए। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। वे कांग्रेस की टिकट पर 1967, 1971 और फिर 1980 में लोहरदगा से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने केंद्र सरकार में पर्यटन, नागरिक उड्डयन और संचार जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद भी संभाला। वे समझ गए थे कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी नहीं है। राइट। अगर विकास की योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो रही, अगर प्रशासनिक ढांचा आदिवासियों की जरूरतों को नहीं समझ रहा, तो वो संवैधानिक अधिकार भी बेमानी हो जाएंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। हाँ, ये संगठन झारखंड पार्टी से कैसे अलग था? ये एक बुनियादी फर्क है और इसे समझना जरूरी है। झारखंड पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु एक अलग राज्य का निर्माण था, जो एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जरिए इस लड़ाई को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया, पैन इंडिया। अच्छा।
उन्होंने समझा कि चाहे उड़ीसा के आदिवासी हों, मध्य प्रदेश के हों या गुजरात के, उनकी विकास से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। मतलब समस्याएं कॉमन थी। हाँ, इस परिषद का मकसद पूरे भारत के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना और प्रशासनिक सुधारों के लिए दबाव बनाना था। तो ये एक तरह से पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी से पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ एक कदम था। क्या बात है, आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। मतलब पहचान की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन पेट और प्रगति की लड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। कार्तिक उरांव का मानना था कि राजनीतिक अधिकारों की सार्थकता तभी है जब वे आम आदिवासी के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान के रूप में दिखें। वे बिहार सरकार में मंत्री और विधायक भी रहे और उन्होंने हमेशा जमीनी स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन पर जोर दिया। तो अब अगर हम इन तीनों किरदारों को एक साथ देखें, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और कार्तिक उरांव, तो एक पूरी तस्वीर बनती हुई दिखती है। हाँ, एक पूरी यात्रा। हाँ, एक तरफ बिरसा मुंडा का सशस्त्र उलगुलान है। हाँ, फिर जयपाल सिंह की संसद और संविधान सभा में लड़ी गई कानूनी लड़ाई। हाँ, और उसके बाद कार्तिक उरांव की विकास और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित राजनीति। ये वाकई एक वैचारिक यात्रा लगती है। निस्संदेह यह एक वैचारिक यात्रा ही है। अगर हम इसे 3 चरणों में बांटें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, बताइए। पहला चरण है बिरसा मुंडा का। उन्होंने विद्रोह और सामाजिक सुधार के जरिए स्वयं शासन के अधिकार की नींव रखी। उन्होंने कहा, हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे फैसले। ये अस्तित्व और अस्मिता की सीधी लड़ाई थी। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण जयपाल सिंह मुंडा का हुआ, जिन्होंने इस आग को एक नया आकार दिया। हाँ, जयपाल सिंह मुंडा ने उसी स्वशासन की मांग को लोकतांत्रिक और संवैधानिक जामा पहनाया। उन्होंने लड़ाई को जंगलों से निकालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संविधान सभा और संसद तक पहुंचाया। अधिकारों को कानून की किताबों में दर्ज करवाया। हाँ, उन्होंने एक राजनीतिक पहचान गढ़ी। और अगर मैं इसे अपनी समझ से आगे बढ़ाऊं तो कार्तिक उरांव उस यात्रा के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें राजनीतिक पहचान और कानूनी अधिकार मिल गए। अब सवाल यह है कि इन अधिकारों को विकास में कैसे बदला जाए। हाँ, इन योजनाओं को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही विश्लेषण है। कार्तिक उरांव ने समझा कि जब राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं तो उनका फायदा जमीन तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा और विकास की स्पष्ट नीतियों पर काम करना ही अगला कदम है। इसलिए यह हथियारबंद विद्रोह से शुरू होकर राजनीतिक संगठन और संवैधानिक बहस से गुजरते हुए व्यवस्था के भीतर रहकर नीतिगत बदलाव लाने तक का एक मुकम्मल सफर है। और ये तीनों व्यक्तित्व इसी महान संघर्ष की अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये साफ है कि जयपाल सिंह मुंडा और कार्तिक उरांव सिर्फ 2 राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐतिहासिक विरासत के मशालची थे। सही शब्द है, मशालची। उन्होंने बिरसा मुंडा द्वारा जलाई गई चेतना की लौ को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी, जिसने आदिवासी अधिकारों के संघर्ष को राष्ट्रीय मंच पर एक स्थायी और सम्मानजनक पहचान दिलाई। यदि यह सेशन आपको उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और झारखंड एवं JPSC से जुड़े ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सेशंस के लिए AI एग्जाम चौपाल को सब्सक्राइब करें।